सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, आप सब जानते होंगे कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक सफलता और व्यापार के लिए जाना जाता है। तो इसके नामकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आर्यावर्त नाम है कैसे पड़ा, तो जो उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य थे, जो मैक्स मूलर थे, इनका कहना है कि जो आर्य थे, आर्यों का जो मूल निवास था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया माना है। किन्होंने? मैक्स मूलर ने। तो जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे और इधर पे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इधर ये हिंदुकुश पर्वत पड़ता है और हिंदुकुश पर्वत में इधर हिंदुकुश पर्वत के द्वारा जो खैबर दर्रा है इसके द्वारा भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने। और ये जो सिंधु नदी है, जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, यहाँ पर आकर ये बस गए थे। जो सप्त सिंधु क्षेत्र है यहाँ पर आकर आर्य बस गए थे और उन्होंने इधर वैदिक सभ्यता का विकास किया। तो जो ये सिंधु नदी है, सप्त सिंधु क्षेत्र जो 7 नदियों का क्षेत्र है, यहाँ पर आकर बस गए थे आर्य। और जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो इस तरीके से आर्यावर्त जो आर्य थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ऐसा मैक्स मूलर कहते हैं। और इन्होंने जो भारत में प्रवेश किया, ये हिंदुकुश पर्वत है, जो ये हिंदुकुश पर्वत, इधर पर सुलेमान श्रेणी भी है, हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा से इन्होंने प्रवेश किया और सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बस गए। ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत की मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। किसका? सिंधु नदी का। अब ये भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, तो जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, आर्यों के जो शक्तिशाली राजा भरत थे, इनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान, तो जो ईरानी थे जो इन्होंने सिंधु नदी को कौन सी नदी कहा? हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा किन्होंने? ईरानियों ने। और इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। ये शाह, इनका जो उच्चारण होता था, ये सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे। तो जो सिंधु नदी है इन्होंने किन्होंने? ईरानियों ने। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तो इस तरीके से हमने आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान के बारे में जान लिया कि कैसे नामकरण हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो जो इंडिया नाम है ये यूनानियों ने दिया। इन्होंने जो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसको क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस और इस देश को क्या कहा? इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है। तो
जो भारतवर्ष है ये आर्यों के द्वारा नामकरण किया गया, जो हिंदुस्तान है ये ईरानियों के द्वारा नामकरण किया गया, और जो इंडिया है वो किन्होंने कहा, यूनानियों ने कहा। हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कहा गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 1 में। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान, ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्व में, और ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। इधर जो दक्षिण में है हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। तो ये है हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और जान लीजिए, जो आर्य थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ऐसा मैक्स मूलर कहते हैं। इन्होंने भारत में प्रवेश कैसे किया? जो अधिकतर विदेशी आक्रमण होते थे, तो ये वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ये जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, इस तरफ से विदेशी आक्रमण करते थे, क्योंकि जो ये दक्षिण वाला एरिया है, ये जो दक्षिण का क्षेत्र है ये जलीय क्षेत्र था। तो अधिकतर जो आक्रमण होते थे, विदेशी आक्रमण, वो उत्तर पश्चिम इस वाले इलाके से होते थे। तो आर्यों के राजा, शक्तिशाली राजा, भारत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और इस देश को हिंदुस्तान कहा। किन्होंने? ईरानियों ने। इंडिया यूनानियों ने कहा, और यूनानियों ने सिंधु नदी को कौन सी नदी कहा? इंडस नदी कहा, और इस देश को क्या कहा? इंडिया कहा। अब हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति क्या है? सापेक्ष स्थिति क्या है? स्थिति और विस्तार। भारत की सापेक्ष स्थिति क्या है और निरपेक्ष स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति क्या है और काल्पनिक स्थिति क्या है? तो वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारी पृथ्वी है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, और इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो जो हमारे भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से ये भारत जो है इधर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। साथ ही एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। कौन? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। अब हम अक्षांशीय स्थिति पढ़ेंगे। तो भारत का जो दक्षिणतम भाग है, जो दक्षिणतम अक्षांश बोलेंगे हम, तो 8 डिग्री जो अक्षांशीय स्थिति है भारत की, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। याद रखना हमारे भारत की क्या है स्थिति, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो
उसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद हम पूर्वी देशांतर देख लेंगे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट। जी हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। पश्चिम से पूर्व देखें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद हम देखेंगे जो संपूर्ण भारत का बोलेंगे हम। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हम इधर से लेंगे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम देखेंगे कि जो भारत का विस्तार है जो तो नॉर्थ टू साउथ उत्तर से जो दक्षिण की कुल वो है लंबाई है वो क्या है ये पूरी देख लेना है आप। ये नॉर्थ टू साउथ जो है कितनी है 32-14 किलोमीटर 32-14 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार है पूर्व से पश्चिम में कितनी कुल लंबाई है तो ये है पूरा इधर से पूर्व से और पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है 29-33 किलोमीटर 29-33 किलोमीटर। यदि इसका अंतराल पूछ लिया जाए कितना है तो सिंपल है, आप इसमें नॉर्थ से साउथ जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है आप इसमें इसको घटा देंगे तो कितना अंतराल हो जाएगा 281 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने विस्तार पढ़ा, लंबाई पढ़ी। नॉर्थ टू साउथ कितनी है लंबाई 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है लंबाई 2933 किलोमीटर। इसका अंतराल क्या है, इसका अंतर कितना होगा, अंतराल कितना होगा दोनों का तो 281 किलोमीटर। तो अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे सबसे उत्तरतम बिंदु के बारे में और सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे जो उत्तरी बिंदु है भारत का तो वो है इंदिरा कॉल। क्या है इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे स्थित है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था अब ये दो भागों में
इसको 2 केंद्र शासित 2 यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो ये इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये आएगा लद्दाख में। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु, जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरे लेक्चर समय पर मिलते रहें। कन्याकुमारी, और इसी को हम केप कैमूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कैमूरिन कहते हैं। ये ग्रेट निकोबार है और इसमें इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ग्रेट निकोबार, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इसी को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आप लिख लें, मैं बोल रही हूँ, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखते चलिए। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात में है, गौर माता, गुहार मोती, शर्क्रीक। और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, क्या बोलते हैं हम? किबिथु या बलांगू भी कहते हैं, किबिथु या फिर बलांगू। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान से देखिए, जो कि लद्दाख में है। आप इसको गलती से जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा। और जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गौर माता है, इसको गुहार मोती भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। और सरक्रीक भी कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, इसको बलांगू भी कहते हैं हम। और मुख्य भूमि का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसको केप कैमूरिन कहते, तमिलनाडु में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो भारत का, वो ग्रेट निकोबार पे, बृहद निकोबार पे, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये भारत का क्या है, ये अवस्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं हम, तो जिसमें हमने अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार देखा। अब हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में, कि कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आप लोग को दिख रहा है? हाँ। तो जो ये है, ये हमारी पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश। ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री आप लिख सकते हैं। उत्तरी कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी, ये इसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त। और जो ये है, ये उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा,
मकर रेखा और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक और जो ये है उसी प्रकार जो ये है ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इधर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो ये है ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध है और जो ये है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसको हम शीत कटिबंध कहेंगे। और इसको भी शीत कटिबंध कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखिए एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देख सकते हैं आप कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ये 8 राज्य इस प्रकार से हैं, इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिए। अब सर्वाधिक किस राज्य से सर्वाधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है तो वो मध्य प्रदेश, सर्वाधिक कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है। जो ये है ये दक्षिणी वाला उष्णकटिबंध है। इस प्रकार भारत का जो दक्षिणी भाग है उष्णकटिबंध कहलाएगा और उत्तरी भाग जो है तो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कर्क रेखा के बारे में। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो झारखंड की राजधानी है रांची, राजधानी रांची से भी कर्क रेखा गुजरती है। और जो माही नदी है, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अनाश नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि माही की सहायक है। और यदि हम विश्व स्तर में बात करें तो जो कांगो नदी है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है
और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो भूमध्य रेखा को, विश्व स्तर की बात है, जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब देखेंगे। और जो लिम्पोपो नदी है, फिर भी जान लीजिए आप लोग, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अब हम पढ़ेंगे, ये कर्क रेखा के बारे में जान लिया हमने। ये जो उत्तरी हिस्सा है ये देख चुके हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, और जो दक्षिणी हिस्सा है उष्ण कटिबंध कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये इलाहाबाद की नैनी, जिसको नैनी स्थान है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। तो अब जो ये भारतीय मानक समय रेखा, इसमें यदि हम बात करें तो जो हमने पश्चिमी बिंदु पढ़ा था और पूर्वी बिंदु पढ़ा था, हमने पश्चिमी बिंदु पढ़ा था गौरमाता गुजरात में, और इधर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो इनके बीच में पूर्व से पश्चिम के जो बीच का जो मतलब समय होगा, कितने मिनट का अंतर होगा। जब सूर्योदय होता है तो इधर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, और इधर 2 घंटे बाद होता है। 120 मिनट का अंतर होता है, 120 मिनट का। तो जो भारत के 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो हम ये देखेंगे। और सर्वाधिक ये जो जोन है, ये समय कटिबंध है, जो टाइम जोन है, सर्वाधिक के किस देश में है, तो ये जानेंगे। तो जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक और हमारा कौन बचा, छत्तीसगढ़। आप पढ़ते समय प्लीज़ एटलस ज़रूर सामने रखें। तो भारत के वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से हमने भारतीय मानक समय रेखा पढ़ी है। यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने